अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जनाब हंसते मुस्कुराते होंगे। काफ़ी सारी अपडेट्स हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं आज इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मज़ा आ रहा है आपको इस फाइट का? थोड़ी लंबी हो गई है फाइट, ठीक है, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि ना कप्तान थका है, ना उसके खिलाड़ी थक रहे हैं और ना ही अवाम थक रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको मैं बताती हूँ कि अभी ये फाइट थोड़ी लंबी चलनी है। इसके लिए एक टू वे स्ट्रैटेजी भी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उस स्ट्रैटेजी के तहत जाहिर है अब बल्कि मैं इसको 3 वे स्ट्रैटेजी कहूँगी, तो उसके तहत अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। मजीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं धांधली के हवाले से, वो भी शामिल करेंगे। कुछ PMLN में लोग आज़ाद शामिल हो गए हैं, उसके ऊपर बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है, वो भी आपके सामने हकीकत रखेंगे। काजी साहब के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। उस पर किसी का ध्यान नहीं अभी तक गया, तो मैंने कहा जरा इस पर भी बात हो जाए। और इसके साथ साथ जनाब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नासिर दावड़ साहब को गोली लगी है, उनके साथ क्या मामला आया है वो आपके साथ रखूंगी और फिर ये भी बताएंगे आपको कि शेख रशीद अहमद साहब उनके साथ क्या बना, वो तो सारे मंजरनामे से कहीं गायब ही हो गए, तो उनकी भी एक स्टोरी शामिल करेंगे। काफ़ी कुछ है जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब अब हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो ही गए हैं 4 दिन में खरामा और जाहिर है ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हैं उसमें वो कंट्रोवर्शियल हैं। मैं पहले अपने वीलॉग में काफ़ी तफसील से आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्लेम्स हैं PTI के और कितने ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनके कंप्लीट फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं और उनको लेकर के बहुत सारे तो चैलेंज भी हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि मंडे को यानी पीर के रोज़ तकरीबन 20 हलकों के जो मामलात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में सुने जाएंगे और जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब ये मामलात सुनेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वहाँ पर ये देखना कि इतने सॉलिड प्रूफ्स के साथ कैसे इन सीटों को लटकाया जाता है या इन्हें वापस नहीं किया जाता। ये बड़ा हैरत अंगेज होगा ये देखना कि किस तरह, क्योंकि पहले हम हर वक्त यही बात सुनते थे जी फाइलों के मुंह नहीं भरे होते जी, ये हो गया। अब इतनी फाइलें हैं, इतने मोटे पलंदे हैं फॉर्म 45 के भरे हुए हैं। मुझे तो ये समझ आ रही है सारे कैसे वहाँ पे चेक होंगे और कैसे इनको किया जाएगा। तो इस दफ़ा जो मामलात हैं वो इस तरह नहीं हो सकेंगे कि आप कंप्लीट ब्लैंकेट डाल दें। टाइम लग सकता है, चीज़ें बुरी तरह से एक्सपोज भी और होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन बिल्कुल अगर कोई ये कहे कि जी ब्लैंकेट डल जाएगा तो वो इतना आसान नहीं है। अब ना सिर्फ ये कि पूरा मीडिया पाकिस्तान का इस बात पे क्वेश्चन उठा रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स हैं। कुछ लोग हैं जाहिर है जो स्टिल कोशिश कर रहे हैं ये बात करने की कि जी चलें जी जो हो गया सो हो गया, बस आगे बढ़े। ठीक है जी, एक गवर्नमेंट बन रही है ऐसी जो नेशनल गवर्नमेंट टाइप PDM 2 टाइप, तो उसको कबूल कर लें। और उसकी ज़्यादातर जो वजह है वो ये कि जो आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया है, तो फिर आपको पता है ये लोग उसको गुनाह कबीरा समझते हैं कि आर्मी चीफ के स्टेटमेंट से तो इख्तिलाफ ही नहीं किया जा सकता, तो जो हुक्म आ गया है तो उसके मुताबिक अब जो है हमने इस पर पूरा ग्राउंड तैयार करना है कि हाँ जी हाँ बस एक नेशनल गवर्नमेंट ही बननी चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स हैं उनको क्लियर होना चाहिए। धांधली से जीती हुई जो नशिस्तें हैं PMLN की वो वापस PTI को जानी चाहिए और जिससे भी छीनी गई हैं जहाँ पे भी वो वापस होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ें, क्योंकि उससे टोटली कौन हुकूमत बनाएगा ये डिसाइड वो सीट्स करेंगी, तो इसलिए उन सीट्स का फैसला होना ज़रूरी है। मैं तो अपने चैनल पे भी बैठकर लॉन्ग ट्रांसमिशंस की हैं और उसमें मैंने खुल के ये बात की है कि बिल्कुल ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि अवाम का मैंडेट किसी और पार्टी को मिले और कोई और पार्टीज जो है उससे गवर्नमेंट बनाए। तो बहरहाल जी ये अब इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें इतनी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा फॉर्म 45 है, फिर अब खुद जो उम्मीदवार हैं जो कि उस हल्के में खड़े हुए थे वो भी आके गवाहियां दे रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने ये बात की है कि अली बुखारी और शुएब शाहीन बिल्कुल इस्लामाबाद से जीत रहे थे, क्योंकि वो खुद इस्लामाबाद से लड़ रहे थे तो उन्हें पता है कि क्या सिचुएशन थी। तो उन्होंने भी आके सारी हकीकत बता दी कि बिल्कुल झूठ है कि उन्हें हराया गया। इसी तरीके से महमूद खान अचकजई साहब जो हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जो PTI के कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे और इनके साथ ज़्यादती की गई है। हैरत अंगेज तौर पर JUIF के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह उन तक ने कह दिया कि मानसरा की सीट पर
बिल्कुल पीएमएलएन की शिकस्त हुई है और पीटीआई का उम्मीदवार जीता है। तो इसी तरह और भी हमें आवाजें सुनने को मिल रही हैं जो कि खुल के बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ मिलकर कराची में एहतजाज किया है और वो उन्होंने ये बात की हाफिज नईमुर रहमान ने कि पीटीआई का भी केस हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना केस लड़ेंगे। तो जिसका जो मैंडेट है उसे मिलना चाहिए। बेशर्मी से ये नहीं है कि आप सारा का सारा मैंडेट चोरी करके इधर उधर बांट दें। कोई एक आधी सीट कंट्रोवर्शियल होती है तो आप कह देते हैं कि चलो यार इससे कोई ओवरऑल हुकूमत साजी पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस तरह तो टोटल आप उठा के ही गोद से दे दें, ये नाकाबिल कबूल और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये रिवायत सेट कर दी एक दफा तो फिर तो इसका मतलब है कि हमने ये बात मान ली कि जी चूंकि कबूलियत नहीं थी, चूंकि जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि फलां पार्टी की हुकूमत आए, अवाम जाए भाड़ में, लिहाजा जी ये नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इनफैक्ट इससे उनका कद बढ़ेगा, इससे लोग उनको देखेंगे कि भाई ठीक बात है, ये इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ हो और उसको इज्जत मिले, एहतराम मिले। तो बहरहाल ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं इनसे तो कोई, सॉरी टू से, मुझे जो बेनिफिशरी पार्टीज़ हैं उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो ऐसी कोई ग्रेस का मुजाहरा करेंगी। लेकिन अब पीटीआई ने बेसिकली 3 तरह की हिकमत अमली बनाई है इसके लिए। पहली जो हिकमत अमली है उसके तहत तो स्टिल काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। आज तलागंग में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पहले मैं बता दूं 3 वे स्ट्रेटजी इनकी क्या है। एक तो जी एहतजाज किया जाएगा और रिजल्ट्स अपने हासिल किए जाएंगे। दूसरा, अदालतों में जाया जाएगा और रिजल्ट्स से जो मैनेज्ड रिजल्ट्स हैं उनसे जीती हुई जो सीटें हैं पीएमएलएन की उनको वापस लिया जाएगा, यानी जो पीटीआई की सीट्स हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरी जो स्ट्रैटेजी है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से और आज़ाद अरकान से रब्ते वगैरह किए जाएंगे। तो ये 3 उनकी स्ट्रैटेजीज हैं। जो पहली स्ट्रैटेजी इनकी जिसमें एहतजाज का एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर हो रहा है और कुछ जगहों पर पुरतशद्दुद हुआ है। अनफॉर्चुनेटली तलागंग में आज ऐसे वाक़यात देखे मैंने कि पुलिस ने शेलिंग की प्रोटेस्टर्स के ऊपर और काफ़ी वहाँ पर जो था कशीदगी थी और लोग वहाँ पे मौजूद रहे। समुंदरी में बड़ी तादाद में लोग आज मुजाहरा कर रहे थे और बल्कि वहाँ पर तो बड़े बड़े थैले ले जाए जा रहे थे आरओज़ के ऑफिस से और लोगों ने वो नाकाम बनाई साजिश। और इसके साथ साथ आज सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मामला अटक में पेश आए। अटक में भी इसी तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ताहिर सादिक साहब की जो बेटी हैं ईमान ताहिर सादिक वो भी वहाँ मौजूद थी। फिर वहाँ पर भी इसी किस्म के वाक़यात पेश आए, ताकत का इस्तेमाल किया गया, फेंटा लगाया गया, शेलिंग की गई और उसके बाद फिर वहाँ पर मेजर ताहिर सादिक की एलिया और ईमान ताहिर की जो वालदा मोहतरमा है उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वो फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और फिर वो विजुअल्स भी देखे जा सकते हैं जब वो अस्पताल में मौजूद हैं और ईमान ताहिर सादिक भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आप दीदा हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब देखिए अवाम अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कराची के अगर आप मनाजिर देखें वहाँ पर आज बड़ी तादाद में जमात इस्लामी और पीटीआई के लोगों ने मिलकर एहतजाज किया है और वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम को जो यहाँ पे नशस्तें दी गई हैं वो किसी तौर नहीं है, बल्कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये कहा है कि अगर आप फॉर्म 45 पे सारे इनके मिला लें वोट एमक्यूएम के तो 10,000 इनका वोट नहीं बनता है और आपने उनको 18 सीटें दे दी हैं कराची की। इतना बड़ा आपने उनके साथ जो है वो धांधला कर दिया है। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। जो इधर पीटीआई है उनका क्लेम है कि उनकी 18 सीटें कम से कम कराची से, जिसमें से उन्हें कोई सीट भी नहीं दी जा रही है। तो ये जो सारा मामला है ये इतना आसान नहीं है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि सब करके डाइजेस्ट कर लिया जाएगा इसको, तो ये मुझे इस वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से ये डाइजेस्ट होगा। क्योंकि एक तरफ अवाम सड़कों पर है, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अदालतों में मामला जाएगा। अब कुछ जजेस को तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जजेस सर्टेनली इंडिपेंडेंटली फैसले देने की सलाहियत रखते हैं। तो ये भी देखना होगा कि वहाँ से क्या फैसले आते हैं और बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। तो इतना यानी आसान नहीं है अगर कोई समझ रहा है कि जी पहले कितना बड़ा आसान है। तो अब एक पीटीआई के पास भी सपोर्ट है, उनका दिल भी इस वक्त बड़ा हुआ है क्योंकि अवाम के फ्रेश मैंडेट और वोट के साथ आए हैं वो, तो यकीनन वो भी अब दोबारा से दलेर हुए पड़े हैं। इसीलिए उन्होंने बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज का प्लान बनाया, मुख्तलिफ शहरों में जगह बताई हैं। लाहौर में भी लिबर्टी में एहतजाज है कल 2 बजे और यहाँ पर एक सरप्राइज़ भी है। और सरप्राइज़ ये है कि बताया जा रहा है कि जो हमाद अजहर साहब रूपोश थे काफ़ी अरसे से, वो भी सामने आ जाएंगे और एहतजाज को लीड करेंगे। ये खबरें आ रही हैं। विल लेट्स सी के 2 बजे वो वाकई अपीयर होते हैं कहीं और क्या उनके साथ मामला आता है। उनके वालिद साहब सीट जीत चुके हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि वो अब सामने भी आएँ। तो मेरा ख्याल है कि उनका सामने आना अच्छा भी होगा क्योंकि एक पॉलिटिकल फेस पीटीआई का
मिलेगा, जो एहतजाज लीड करेगा या जो चीज़ें मामलात को आगे लेके चल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा मामला होगा, ख़ासतौर पर लाहौर के लिए जहाँ पर बहुत मैसिवली PTI को पीछे किया गया जानबूझकर। तो ये चीज़ें हैं जी। उसके बाद फिर एक और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो अदालतों वाला मामला भी हो गया, और तीसरा जो सियासी अब राब्ते वगैरह हैं वो करने का टास्क दिया गया है। तो इस सिलसिले में जो खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा ड्यूटी लगाई गई है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ राब्ते वगैरह करेंगे। वैसे उन्हें तो इतने ज़्यादा राब्ते करने की ज़रूरत थी, वहाँ तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है PTI की, और राब्ता सिर्फ इसलिए करना पड़ेगा कि वहाँ पर किस पार्टी में शामिल होना है या PTI के तौर पर ही रहना है, क्योंकि रिजर्व सीट्स भी ताकि उन्हें मिल सकें। एक खबर ये आ रही थी कि वहाँ पर जो जमात इस्लामी है उसके साथ इस बार बात चल रही है, मे बी वहाँ पर कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की जाए कि जिसके तहत जो PTI को रिजर्व सीट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की वो भी मिल सकें। तो एक ये चीज़ है। इसी तरह उमैर न्याजी साहब को मरकज़ के लिए भी कहा गया है, लेकिन अगैन यहाँ पर ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। बहुत सारे लोग ये आज बात कर रहे थे, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने कुछ ऐसी बात की थी कि जी अगर बिल्कुल कहीं किसी के साथ भी हुकूमत नहीं बन रही हुई तो अगर देखना पड़ा तो शायद PMLN तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन पीपल्स पार्टी को देखना पड़ेगा कि हम उनके साथ क्या वोट दे सकते हैं उन्हें वज़ीर आज़म का या नहीं। तो इस तरह करके उन्होंने कुछ बात की। तो इस पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी PTI ने इंदिया दे दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बेशक हुकूमत किसी की बने ना बने, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ PTI बिल्कुल हुकूमत नहीं बनाएगी, ना उसे मेरा ख्याल है कि बनानी चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उससे बेहतर ये है कि PTI अपोजिशन में बैठ जाए। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो अगेन ये एक बहुत बड़ा यू टर्न होगा कि जहाँ पर आप इतना सब कुछ बर्दाश्त कर गए, तब तो आपने उनके साथ हाथ ना मिलाया, और अब क्या साफ साफ लगेगा कि जी इक़्तिदार की खातिर आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। हालांकि वो सब जुल्म सितम में शामिल थी जो आपके साथ हुआ पिछले 2 सालों में। तो बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी चीज़ पर आप किसी भी वजह से PTI जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाए, और मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ या PMLN दोनों के साथ कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी। मेरा ख्याल है इवन MQM को भी ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के साथ शायद बिल्कुल बात हो सकती है, और जो जेन्युइन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनके साथ भी बात हो सकती है, लेकिन इसके अलावा बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ PMLN ने ये एक ब्लैंड किस्म का नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार तो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और उसमें उन्होंने 2-3 लोगों की वीडियोस भी लगा दी कि जी फलां फलां उम्मीदवार हमारे साथ PMLN में शामिल हो गया। अब इन्होंने बारीक वारदात यहाँ पे ये डाली है कि बताया तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जी PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो हों या कोई भी हों, आज़ाद जो भी हैं वो तो हमारे साथ मैसिवली शामिल हो जाएंगे। लेकिन असल कहानी उसमें ये है कि जो 3 उम्मीदवार सिर्फ अभी तक शामिल हुए हैं वो उम्मीदवार PTI बैक्ड कैंडिडेट नहीं थे। वो लोग थे जो कभी PMLN का ही हिस्सा थे, और उन्हें टिकट नहीं मिले तो वो अलग से अलहदा आज़ाद खड़े हो गए, और फिर उसके बाद अब उन्हें दोबारा PMLN में वो शामिल हो रहे हैं या करवाया जा रहा है, जो भी आप कह रहे हैं। तो वो बेसिकली उन्हीं के थे, टिकट ना मिलने पर वो आज़ाद जीते। और या एक आध कोई ऐसा होगा जो शायद जेन्युइन आज़ाद हो और कुछ उनके साथ मामला तय कर लिए हों उसने, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक PTI का एक बंदा नहीं टूटा है। ये बात आप जहन में रखिए कि ये जो तासुर बनाने की कोशिश थी कि जी PTI के सब लोग इधर उधर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अभी तक एक भी किसी PTI के बंदे ने इधर उधर जाने की नहीं बात की, और ना मेरा ख्याल है कि कोई करेगा। और अगर कोई करेगा तो वो इंतहाई कोई दुनिया का बेवकूफ़ तरीन शख्स होगा, जिसने अपनी आंखों से परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन और मुख्तलिफ जो PTI छोड़ के जाने वाले लोग हैं उनका बुरा हाल देखा है। तो उसके बाद वो क्या अपना सियासी करियर या तो ख़त्म करेगा, या फिर आप समझ लें कि उसको पता है कि वो फिर हल्के में रह नहीं सकेगा। तो ये वाली सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। तो ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो PMLN बनाने की कोशिश करी है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर फुटेज मैंने देखी, लेकिन मुझे इसका अभी तक मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस लेवल की सिचुएशन है, लेकिन ये हमाद अज़हर साहब ने भी रीपोस्ट किया हुआ है कि एक जो NA 124 नून लीग के राना मुबशर इकबाल हैं, जीते हुए कैंडिडेट, पता नहीं जितवाए हुए कैंडिडेट हैं शायद, और जब ये अपने हलके में आए तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे ऑलरेडी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और चोर चोर के उन्होंने नारे लगा दिए। तो उसके बाद जो है वो इश्तियाल में आ गया और फिर वहाँ पर फायरिंग भी हुई प्रोटेस्टर्स के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई ज़ख्मी नहीं हुआ।
लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है और ये चीज़ अब मुझे लग रहा है कि बढ़ सकती है कि जब ये छीने हुए चोरीशुदा मैंडेट के साथ इधर उधर घूमेंगे तो इनको ये आवाज़ें तो पड़ेंगी और ये तो या तो आपको ये बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और या फिर अपना मैंडेट जो है अपना सही वाला उसके ऊपर कायम रहे तो वो बेहतर है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये अच्छी नहीं है मुल्क में। पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए पीटीआई को और वो कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। नासिर दावड़ साहब भी इसी तरह आज एक एहतजाज में शामिल थे जी, वहाँ पर भी कुछ फायरिंग के वाक़यात हुए हैं और उसके बाद उनकी खून में लथपथ तस्वीर भी मैंने देखी है। अल्लाह उनको सेहत दे, वो ठीक तो हैं, मतलब जान तो उनकी बच गई है लेकिन बहरहाल वो ज़ख्मी हैं। तो नासिर दावड़ साहब के साथ बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन बहरहाल इस तरह का जो मामला है ये काबिल कबूल नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उसको लॉ के मुताबिक होना चाहिए। शेख रशीद साहब रिहा हो गए और बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि उनको सिर्फ इसीलिए पकड़ा गया था कि वो कैंपेन ना कर सकें और इलेक्शन ना जीत सकें और पीटीआई को शायद वो कोई कंसिडर नहीं लोग कर रहे थे। वहाँ पे उनकी कोशिश यही थी कि पिंडी में पीएमएलएन को मजीद सीट मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और शेख रशीद साहब अपनी भी इवन सीट बचा नहीं सके। तो वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो पड़ गया उनको भारी और लोगों ने इस बात पे गुस्सा किया कि उन्होंने खान का साथ क्यों छोड़ा और सिर्फ 6000 वोट जो है वो शेख रशीद साहब ले सके। तो अब एक बात तो इस इलेक्शन ने तय कर दी है कि कोई कितना ही कदावर क्यों ना हो, अगर वो अवाम की विल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो उसको फिर अवाम ने उठा के पटख दिया है। ये तो सीधी सीधी बात है। और अब चूंकि वो हार ही गए हैं तो उनकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं रही, तो अब उनके ऊपर भी नरमी हो गई है। आज ही आज उनको ज़मानत भी मिल गई और आज ही आज उनकी रोजगार भी जारी हो गई और आज ही आज में वो रिहा भी हो गए और आज उन्होंने कोई बात भी नहीं की ज़्यादा मीडिया से, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। तो ये जी शेख रशीद साहब की कहानी का अंजाम हुआ है। अब मैं आ जाती हूँ कि जी क्या हुआ है मामला ख़ास तौर पर बुरा जो काजी फायज़ के लिए, वो ये कि जी आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे पीएमएलएन के ख़ासतौर पर करीबी सहाफ़ी कि जी जब पीएमएलएन और ये गवर्नमेंट बन जाएगी, वो तो समझ रहे थे पीएमएलएन ही 2/3 से बना लेगी, लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी से भी बना लेगी तो बाकी किसी एक जमात को शामिल करके 2/3 मेजॉरिटी से एक ऐसी अमेंडमेंट की जाएगी जिसके तहत काजी फायज़ ईसा साहब को भी एक्सटेंशन दे दी जाएगी। क्योंकि अभी जो इस वक्त लॉ है उसके मुताबिक, आइन में जो अभी इस वक्त लॉ है उसके मुताबिक तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो इनका एक टेन्योर होता है वो पूरा होता है, जो एक एज लिमिट होती है और उसके बाद जितनी भी देर में वो किसी को भी चीफ जस्टिस का ओहदा कितनी भी देर के लिए मिल सकता है, कोई महीना भी रह सकता है और कोई 4 साल भी रह सकता है, तो कुछ भी। तो इनका प्लान ये था कि जनाब हम कोई ऐसी अमेंडमेंट कर देंगे जिसके तहत एक फिक्स टेन्योर कर दिया जाएगा कि जी जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो अगले 3 साल के लिए बनेगा, जस्ट लाइक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो इस तरह करके इनका ख्याल था कि काजी फायज़ ईसा साहब को भी नवाजा जाएगा और उनको फिर बरकरार रखा जाएगा उनके ओहदे पर। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि जिस किस्म के रिजल्ट्स आए हैं तो जो लोग ये भी प्लानिंग कर रहे थे उनकी प्लानिंग पर भी पानी फिर गया जब वो कर रहे थे, क्योंकि ऐसी सूरत में अब मसला ये कि ये सारे सब मिल के भी जमातें सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बना पा रही हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती। तो इस तरह से जो इन्होंने मिल के प्लान बनाया था कि काजी साहब को जो है अक्टूबर में जाने नहीं देना बल्कि उनके लिए आगे राह हमवार की जानी है, तो वो प्लान भी जो है अब हमें उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।